नमस्कार, जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जिससे पूरे देश में जश्न का माहौल है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने बाजी मारी है और इसी को लेकर आपको बता दें कि उन्होंने बेहतरीन शानदार जीत दर्ज की है। 528 वोटों के साथ उनके गांव झुंझुनू से लेके दिल्ली तक हर तरफ जीत का जश्न मनाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जाकर जगदीप धनखड़ को बधाई दी है। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वहां पर पहुंचे और जगदीप धनखड़ को बधाई दी। साथ ही साथ आपको बता दें हर तरफ उनके, खास तौर से उनके गांव झुंझुनू की अगर बात करें तो वहां पर जश्न का माहौल रहा। दिल्ली में भी जश्न का माहौल रहा। तो देखिए किस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव जगदीप धनखड़ जीते और वो भी भारी मतों से जीते हैं, यानी कि 528 वोटों से जीते। मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले हैं। वहीं अब आपको बताते हैं कि जगदीप धनखड़ की जीत के मायने आखिर क्या है। धनखड़ के जरिए बीजेपी का किसानों को संदेश है। धनखड़ के जरिए किसानों को बीजेपी साधेगी, ये मायने जीत के हम आपको बता रहे। धनखड़ राजस्थान के जाट समुदाय से आते हैं। जाट वोटरों पर बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत होगी। इससे अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। 26 आपको बता दें कि विधानसभा सीटों पर जाट वोटरों का असर है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी जाटों को साधेंगे। हरियाणा और पश्चिमी यूपी में जाट वोटरों का प्रभाव खासा देखा गया है। 2024 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो वहां पर भी देखिए जाट और किसानों पर नजर है। तो देखिए किस तरीके से जीत की जो मायने हैं जगदीप धनखड़ के वो हमने आपको बताए हैं। लेकिन बेहद शानदार जीत जगदीप धनखड़ ने हासिल की है 528 वोटों के साथ। वहीं मार्गरेट अल्वा जिनको मात्र 182 वोट मिले हैं। जीत का जश्न हर तरफ मनाया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के नए उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान हुआ तो राजस्थान का झुंझुनू झूम पड़ा। उपराष्ट्रपति के लिए जगदीप धनखड़ के नाम पर मुहर लगी तो किठाना गांव में जश्न शुरू हो गया। लोग झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। झुंझुनू के लाल जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने पर जश्न मनाने लगे। बिल्कुल, यहाँ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तस्वीरें सबसे पहले दिखा दूं आपको कि यहाँ पे पूरी तरीके से आतिशबाजी चल रही है और आतिशबाजी में यानी कि 588 वोट जब मिले हैं तो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि आतिशबाजी जो है वो झुंझुनू के घिटाला गांव में हो रही है। आज दिवाली का सा माहौल यहाँ पे आज दिखाई दे रहा है। गांव में जश्न का माहौल है और ना सिर्फ झुंझुनू में बल्कि उनके पैतृक आवास में आप देखेंगे कि पैतृक आवास में लगातार जश्न का माहौल है और जश्न का जो माहौल है वो दिखाई दे रहा है आपको कि आतिशबाजी हो रही है। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने पर झुंझुनू के किठाना गांव में लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। तो दिल्ली में भी धनखड़ के आवास पर जश्न खूब मना। राजस्थान से आए उनके परिजन और करीबियों ने राजस्थान के पारंपरिक गीतों से धनखड़ का स्वागत किया। हम लोग राजस्थान के विभिन्न गांवों से आए हैं और राजस्थान के अलग अलग गांव से ये लोग राजस्थान के विभिन्न गांवों से आए हैं और ये मोदी जी को, अमित शाह जी को और देश की जनता जनार्दन को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बनाए उसकी खुशी के उपलक्ष्य में हम सभी बहनें गीत गा रही है, नाच रही है। हमें बहुत खुशी हो रही है। हम घर का सारा काम भूलकर धनखड़ जी की विजय के बहुत खुशी से मना रहे हैं। हम बहुत खुश हो रहे हैं। धनखड़ की धाकड़ जीत से दिल्ली, झुंझुनू के साथ पूरे एनडीए में खुशी की लहर है। उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद जगदीप धनखड़ को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा धनखड़ को बधाई देने दिल्ली के 11 अकबर रोड पहुंचे।
मिठाइयां खिलाकर उन्हें जीत की बधाई दी। बधाई देने के लिए हम यहाँ पर आए थे और मैं जानता हूँ किसान के पुत्र हैं, लेकिन बहुत ही योग्य और बहुत ही कुशल एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी उन्होंने भूमिका निभाई है और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी जिस तरीके से उन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह किया है, मैं प्रशंसा तो की ही जानी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ पद की गरिमा का भी सदैव उन्होंने ध्यान रखा है। और हर जगह उन्होंने अपना एक व्यक्तित्व के नाते ख्याति प्राप्त की। तो मुझे लगता है कि भारत के उपराष्ट्रपति के नाते भी ये अपने व्यक्तित्व के माध्यम से संविधान के अनुरूप अपने पद की गरिमा को तो ये बनाए रखेंगे ही, लेकिन ख्याति भी प्राप्त करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में धनखड़ को एनडीए के साथ ही कई विपक्षी दलों का भी साथ मिला। बीएसपी, बीजेपी समेत कई विपक्षी दलों ने भी धनखड़ का समर्थन किया। यही वजह है कि धनखड़ को 528 और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को महज 182 वोट मिले, जबकि 15 वोट अमान्य हो गए। वेरी हैप्पी, मैं बहुत आज खुश हूँ क्योंकि इट इज अ वेरी डिसिसिव विक्ट्री टुडे। मोर देन 73% वोट वी हैव गॉट और इसके के बहुत बड़ा रिकॉर्ड है अपने आप में। और इसके साथ ही साथ मुझे ये लगता है कि ये रेयर कॉम्बिनेशन है। एनडीए के जगदीप धनखड़ ने बड़े अंतर से विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया है। धनखड़ देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे और 11 अगस्त को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए किस तरीके से उनको बधाई देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और इधर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे आरसीपी सिंह की बात करेंगे, जिनको आखिरकार जेडीयू से इस्तीफा देना पड़ा। जेडीयू ने 2013 से 2022 के बीच अकूत संपत्ति बनाने के आरोप पर आरसीपी सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके बाद आरसीपी ने पार्टी से इस्तीफा दिया। साथ ही नीतीश कुमार पर जमकर भी भड़से आरसीपी सिंह। आपको बता दें कि जो कभी एक समय पे जेडीयू के कद्दावर नेता हुआ करते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बता दें कि पार्टी अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ऐसे में ये बड़ी बात है कि किस तरीके से आरसीपी सिंह जो पार्टी से अलग हो गए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर आरसीपी सिंह जो है वो है कौन, ये आपको बताते हैं। देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कौन है। केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं आरसीपी सिंह, जेडीयू अध्यक्ष की कुर्सी भी आरसीपी सिंह संभाल चुके हैं। नीतीश कुमार के करीबी कहे जाते थे आरसीपी सिंह। मूल रूप से बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। आरसीपी सिंह कुर्मी जाति से आते हैं, ये भी आपको बता रहे। राजनीति में आने से पहले आईएएस अफसर रहे, वहीं 2010 में आईएएस की सेवा से उन्होंने वीआरएस ले लिया था। 2010 में उन्होंने वीआरएस लिया था। तो ये आपको बताया कि आरसीपी सिंह आखिर है कौन, ये आपको बता देते हैं कि कद्दावर चेहरा हुआ करते थे जेडीयू के आरसीपी सिंह। तो देखिए किस तरीके से कितना असर इससे पड़ने वाला है। इस पूरे मामले को देखिए और एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। सुशासन बाबू नीतीश कुमार के करीबी और कभी जेडीयू में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आरसीपी सिंह के सफेद कपड़े पर भ्रष्टाचार का ऐसा काला दाग लगा कि उन्हें जेडीयू से इस्तीफा देना पड़ गया। आरसीपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद जेडीयू पर सवाल खड़े हो रहे थे, जिस पर पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। जेडीयू ने नोटिस दिया तो आरसीपी इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया और खुद को पाक साफ बताने लगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सफाई दी कि छवि खराब करने के लिए उन पर करप्शन के आरोप लगाए गए हैं। तो हमारे तक ना निपटो, बच्चियों घुसीट रहे हो, बताइए साहब। वो अच्छा बताइए, उनको अधिकार नहीं है क्या? उनको अधिकार नहीं है? वो इस देश के नागरिक नहीं है क्या? और हमारा तो बताओगे ना कि हमने कहा पैसा ट्रांसफर किया। देखिए ना, आपको तो दिखा ही नहीं। आप हमको भेज रहे हो, बताओ ना उसमें कि मेरे नाम की कोई प्रॉपर्टी है। जेडीयू से इस्तीफे के साथ ही आरसीपी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। नीतीश को डूबता जहाज बताने लगे।
आरोपों की बौछार करने लगे। यहाँ तक कह दिया कि जेडीयू में कुछ बचा ही नहीं है और 7 जन्मों में भी नीतीश प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। हमारा सोच था कि हम लोग पार्टी को ओन करते हैं, मैं सब वर्करों को बोलता था, लेकिन यहाँ दिन भर अगर जालसाजी इसी में लगल है, देखिए ये कोई मतलब नहीं। और अस्तर होता है जी, क्या अस्तर बना रखा है। आप किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ? हम अपने अभी तो बताया ना, अभी तो साथी से बात करेंगे, उसके बाद अपने पास ऑप्शन सब खुला हुआ है। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़ दीजिए। आरसीपी सिंह पर जेडीयू में रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, पर अकूत संपत्ति बनाने का आरोप लगा है। आरसीपी पर आरोप है जेडीयू में रहते हुए अकूत संपत्ति बनाई, जिसमें नालंदा के 2 प्रखंडों में खरीदी गई 40 बीघा जमीन का मामला भी शामिल है। आरोप है कि आरसीपी सिंह ने इन संपत्तियों का जिक्र अपने चुनावी हलफनामे में भी नहीं किया था और इसे जेडीयू से भी छिपाए रखा। आरसीपी सिंह पर अपनी पत्नी के नाम में हेरफेर करके भी जमीन खरीदने के आरोप लगे हैं। इन्हीं आरोपों पर जेडीयू ने आरसीपी सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी कर उनसे कहा गया था, पार्टी की नालंदा इकाई के 2 साथियों ने साक्ष्य के साथ आपके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की है। साथ ही उनसे बिंदुवार जवाब देने के लिए कहा गया था, जिसके बाद आरसीपी ने जेडीयू को बाय बाय कर दिया और दावा किया कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। मैं सोचा कि भाई चलिए बहुत हो गया, अब मैं सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूँ, चिट्ठी में अभी भेज दी। वैसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूँगा कि जहाँ काम होना है वहाँ चलो। आरसीपी अब जेडीयू का हिस्सा नहीं है, ऐसे में खुलकर नीतीश पर प्रहार कर रहे हैं, जिसके बाद जेडीयू ने भी उन पर पलटवार किया है। जेडीयू ने 2 टूक कहा कि आरसीपी बौखला गए हैं और पूछा कि क्या आरसीपी सभी एहसान भूल गए। यह आरोप बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ लगाए हैं, बेहद शर्मनाक है। इस पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और केंद्रीय मंत्री तक की कुर्सी तक वो पहुंचे। पार्टी के संगठन के बड़े फैसले वो लेते रहे और आज जिस तलखी के साथ उन्होंने ये कहा है कि नीतीश कुमार जी 7 जन्मों में देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। भ्रष्टाचार पर आरसीपी और जेडीयू के बीच तकरार शुरू हो गई है। वैसे भी वो पिछले कुछ समय से उसी पार्टी में हाशिए पर चल रहे थे, जिसके कभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। आरसीपी सिंह को जेडीयू ने राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार भी नहीं बनाया था, जिसके बाद उनको केंद्र सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया था और अब भ्रष्टाचार के दाग लगने के बाद उनकी और नीतीश की राहें औपचारिक तौर पर जुदा हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भ्रष्टाचार पर तकरार अब पूरी तरीके से आर पार। आगे बढ़ते हैं, संजय राउत की बात करते हैं। संजय राउत के बाद उनकी पत्नी वर्षा राउत को भी ईडी की तरफ से समन जारी किया गया, जिसके बाद वर्षा राउत आज गई और उनसे पूछताछ हुई। ये पूछताछ 1, 2, 3 घंटे की नहीं बल्कि 9 घंटे हुई। 9 घंटे तक पूछताछ वर्षा राउत से होती रही। संजय राउत और वर्षा राउत को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ हुई थी। ये देखिए, उस समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब वर्षा राउत और संजय राउत बाहर आए थे। इस समय भी संजय राउत का एटीट्यूड आप देखिए, किस तरीके से हाथ हिलाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जब भी संजय राउत यहाँ पर दिखाई देते हैं, सामने आते हैं, इसी तरीके से हाथ हिलाते हैं, यानी कि आप समझिए कि ऐसे हाथ हिलाते हैं जैसे न जाने कितना बड़ा काम किया है। पात्रा चौल घोटाले में इनका नाम आया है, आरोप लगे हैं और ये देखिए जेस्चर्स देखिए, इनके एटीट्यूड देखिए। तो देखिए, वर्षा राउत से आज पूछताछ हुई है, 9 घंटे पूछताछ हुई है। तमाम अहम सवाल जो है ईडी ने उनसे पूछे हैं। जो 3 करोड़ कैश को लेकर जमीन खरीदी थी, उसको लेकर भी तमाम सवाल ईडी की तरफ से किए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर संजय राउत पर आरोप क्या है, ये आपको बताते हैं। देखिए, 11.5 लाख की नकदी इनके घर से मिली थी। प्रवीण ने 16 बिल्डर्स को जमीन बेची थी, गैर कानूनी तरीके से ये जमीन बेची गई थी। साथ ही साथ आपको बताते हैं, संजय राउत के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची गई थी। संजय राउत और उनकी पत्नी को 1 करोड़ रुपए मिले थे संजय से। नजदीकी पर प्रवीण को हर जगह के अप्रूवल मिला करते थे। प्रवीण की पत्नी और वर्षा राउत की जान पहचान थी, यानी कि संजय राउत की पत्नी और प्रवीण की पत्नी की जान पहचान।
दौरान वर्षा राउत के नाम पर 10 लैंड पार्सल खरीदे हैं। संजय को प्रवीण से हर महीने 2 लाख रुपए मिलते थे। यह भी आपको बता रहे, अब तक 11 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है संजय राउत के। आपको बता दें कि किस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है। लगातार संजय राउत के ऊपर जो है शिकंजा वो कसता जा रहा है। उनके अब वर्षा राउत से भी पूछताछ हुई है। सवाल यही है कि संजय राउत और वर्षा राउत ने जो किया है, जो उनसे ईडी ने पूछताछ की है, लंबी फेहरिस्त ईडी ने तैयार करके रखी हुई थी, वो सवाल उनसे किए हैं। क्या इसमें और भी कई नाम शामिल है? क्या इसमें और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पात्रा चावल घोटाले के आरोप झेल रहे राउत परिवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। राउत पहले से ईडी की कस्टडी में है और आज उनकी पत्नी वर्षा राउत से भी ईडी ने लंबी पूछताछ की। पूछताछ के लिए ईडी का समन मिलने के बाद सुबह करीब 10:30 बजे ही वर्षा राउत मुंबई में ईडी दफ्तर पहुंच गई थी, जिसके बाद सवालों का दौर शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि संजय राउत और वर्षा राउत को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। वर्षा राउत से लगभग 9 घंटे पूछताछ हुई। अब तक की जांच में मिले सबूत और संजय राउत से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर वर्षा राउत से पूछताछ हुई। पात्रा चावल घोटाले की जांच कर रही ईडी ने कोर्ट को बताया कि संजय राउत ने 10 प्लॉट खरीदने के लिए 3 करोड़ रुपए कैश दिए थे। संजय राउत को ये कैश प्रवीण राउत से मिला था। संजय राउत के लिए प्रवीण फ्रंट मैन की तरह थे। वो संजय राउत को हर महीने लाखों रुपए कैश भी भेजते थे। इसी 3 करोड़ के नए खुलासे के आधार पर ईडी ने जमानत का विरोध किया था और जज ने जमानत याचिका रद्द करते हुए कस्टडी बढ़ा दी। वर्षा राउत 9 घंटे लंबी पूछताछ के बाद घर पहुंची हैं। इस पहली गाड़ी में आप सुनील राउत को बैठा हुआ देख रहे हैं। ये पुलिस स्कॉट की गाड़ी है और पीछे जो इनोवा आ रही है, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वर्षा राउत पहुंच चुकी हैं घर। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 9 घंटे लंबी पूछताछ के बाद वर्षा राउत घर पहुंची हैं परिवार के साथ। सुनील राउत तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। परिवार के सारे लोग वहां पर थे और आज पूरे दिन ईडी दफ्तर में बीता है। वर्षा राउत जी वहां पर थी, उनसे पूछताछ हो रही थी और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मैत्री से, जो राउत परिवार का ऑफिशियल घर है। देखिए, संजय राउत की बेटी उनके साथ है, मां के साथ। वर्षा राउत अपनी बेटी के साथ घर के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही होंगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वर्षा राउत अभी घर पहुंची है, उनकी बेटी उनके साथ है। सुनील राउत पीछे दिखाई दे रहे हैं और ये संदीप राउत जी भी अभी घर पहुंचे हैं पूरे दिन के बाद। तस्वीरें देखिए, अब राउत परिवार घर पहुंच चुका है और ये करीब 9-10 घंटे लंबी पूछताछ हुई, जिसके बाद वर्षा राउत घर पहुंची है। इस वक्त मैं मैत्री आवास पर लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पूरा अमला राउत परिवार घर पहुंच चुका है। 9 घंटे लंबी पूछताछ हुई और जब पूछताछ के बाद वर्षा राउत ईडी दफ्तर से बाहर आए तो उन्होंने साफ कहा, हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं, हमें ईडी ने समन किया, हम आए हैं। और आज बहुत लंबी पूछताछ हुई है। 9 घंटे लंबी पूछताछ के बाद वर्षा राउत घर पहुंची। साल 2018 में पात्रा चावल मामले में जांचकर्ताओं का सामना करने वाली वर्षा राउत ईडी की जांच के दायरे में आने वाली पहली महिला है। बहरहाल शिवसेना सांसद संजय राउत की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ कोर्ट ने उनको ईडी के रिमांड पर भेज दिया है, वहीं दूसरी तरफ ईडी संजय राउत के करीबियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। माना जा रहा है कि इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं और भी कई नाम सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से ईडी ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। हमारे संवाददाता ने आपको बता दें राउत परिवार से बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको दिखाते हैं। सुनील जी, आज आप पूरे दिन परिवार वहां था, संदीप भी थे, आप भी थे। आज जब वर्षा जी निकली तो क्या कुछ वहां पर बातचीत हुई? 9 घंटे बहुत लंबा सर पूछताछ होती है, किस तरह का दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? आज तक आपने देखा होगा ईडी के ऑफिस में जो भी गया है वो 9-10 घंटे के पहले आया नहीं है। तो आज भी 11 बजे जो ईडी का समन्स वर्षा जी को आया था, उन्होंने ईडी के 11 बजे टाइम दिया था, वो हिसाब से 11 बजे वर्षा राउत ईडी के ऑफिस में पहुंची और जो कुछ उन्होंने पूछा, जो कि उन्हें पूरा सहयोग और सहकार्य वर्षा जी ने ईडी को दिया है और जो स्टेटमेंट लेने के बाद उनको छोड़ दिया है। आप सर हमेशा कहते रहे हैं कि ये दबाव बनाने की कोशिश है, फर्जी पेपर्स, बोगस पेपर्स, ये तमाम बातें आप कहीं। तो सर ईडी आपका दिल क्या लगता है? आपको क्या लगता है?
ईडी की कार्रवाई वन में हो रही है, ईडी नहीं कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ईडी के हाथ में क्या है? ये जो भारतीय जनता पार्टी की जैसे उनको चलाती है वैसे चल रही है। आप देख लो, विरोधी पार्टी के विरोधी पक्ष में कोई बात करते हैं भाजपा सरकार के विरोध में, उनको ईडी सीबीआई लगती है। और जिसको ईडी सीबीआई लगी है और भाजपा के प्रवेश किया तो इनकी ईडी सीबीआई सबसे मुक्त हो जाती है, क्लियर हो जाती है। वर्षा राउत 9 घंटे लंबी पूछताछ के बाद घर पहुंची हैं। इस पहली गाड़ी में आप सुनील राउत को बैठा हुआ देख रहे हैं, ये पुलिस स्कॉट की गाड़ी है और पीछे जो इनोवा आ रही है, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वर्षा राउत पहुंच चुकी हैं घर, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 9 घंटे लंबी पूछताछ के बाद वर्षा राउत घर पहुंची हैं परिवार के साथ। सुनील राउत तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, परिवार के सारे लोग वहां पर थे और आज पूरे दिन ईडी दफ्तर में बीता है। वर्षा राउत जी वहां पर थी, उनसे पूछताछ हो रही थी और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मैत्री से, जो राउत परिवार का ऑफिशियल घर है। देखिए, संजय राउत की बेटी उनके साथ है, मां के साथ। वर्षा राउत अपनी बेटी के साथ घर के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही होंगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वर्षा राउत अभी घर पहुंची हैं, उनकी बेटी उनके साथ है। सुनील राउत पीछे दिखाई दे रहे हैं और ये संदीप राउत जी भी अभी घर पहुंचे हैं पूरे दिन के बाद। तस्वीरें देखिए, अब राउत परिवार घर पहुंच चुका है और ये करीब 9-10 घंटे लंबी पूछताछ हुई, जिसके बाद वर्षा राउत घर पहुंची हैं। इस वक्त मैं मैत्री आवास पर लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पूरा अमला राउत परिवार घर पहुंच चुका है। 9 घंटे लंबी पूछताछ हुई और जब पूछताछ के बाद वर्षा राउत ईडी दफ्तर से बाहर आए तो उन्होंने साफ साफ कहा, हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं, हमें ईडी ने समन किया, हम आए हैं। और आज बहुत लंबी पूछताछ हुई है। 9 घंटे लंबी पूछताछ के बाद वर्षा राउत घर पहुंची। तो देखिए किस तरीके से वर्षा राउत से भी आज एक लंबी पूछताछ हुई। 10 घंटे तक ये पूछताछ रही। संजय राउत और वर्षा राउत को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। तो पात्रा चौल घोटाले में पिक्चर अभी बाकी है। जागते रहो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।